हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम जर्नल में प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, जर्नल कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, जर्नल को तैयार करने के लिए मैंने आपको अकाउंट्स बताए थे और जर्नल के जो रूल्स हैं, जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जिसको बोलते हैं, वो भी बताए थे। ठीक है, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं उसमें मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो बता दिया था। तो अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको 3 क्लासिफिकेशन दी हुई है अकाउंट्स की। एक है पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इन तीनों के रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हिंदी में अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट में दिखाते हैं और देने वाले को क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरह जो रियल अकाउंट है उसमें जो सामान आता है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो सामान जाता है उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे और हानि हैं सबको डेबिट में दिखाते हैं और जितने भी आय है और लाभ हैं उनको क्रेडिट में दिखाते हैं। तो अगर आपको जर्नल पे पकड़ बनानी है तो आपको ये रूल्स कंठस्थ होने चाहिए, यानी कि पूरी तरह से याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप जर्नल ढंग से नहीं बना सकते हैं। तो पहले ये ध्यान रखें कि आपको ये रूल्स अच्छे से याद हो, फिर क्वेश्चन बनाने बैठे। क्योंकि क्वेश्चन बनाने बैठेगा और तब रूल देख देख के अगर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें तो सही तरीका नहीं है वो। फिर आपको वो मतलब अच्छे से पकड़ नहीं बन पाएगा। आप बना तो लेंगे उसको लेकिन कॉपी करना भूलते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि पीछे के एग्जाम्पल देख के बनाना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे नहीं करना है। हमको जो भी क्वेश्चन बनाने हैं उससे पहले रूल्स पूरी तरह याद हो जाने चाहिए। ठीक है, आपको मॉडर्न जो अप्रोच है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसके हिसाब से जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके हिसाब से क्वेश्चंस बताना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके जर्नल एंट्री उठाएंगे, ट्रांजैक्शन उठाएंगे और उसमें किस वजह से किस अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, किस वजह से किस अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, ये भी बताऊंगा और फिर जर्नल एंट्री लिख के बताऊंगा। तो जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट पहले हम तैयार कर लेते हैं और फिर एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर जिस कंपनी का नाम होता है, यानी कि जिसकी बुक्स में हम जर्नल बना रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। जैसे ये मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, नीलेश लिमिटेड जर्नल एंट्री। फॉर्मेट जो है उसमें 5 कॉलम बनते हैं, 2 अमाउंट के होते हैं, एक पर्टिकुलर का होता है, एक डेट का होता है और एक कॉलम जो होता है एलएफ का होता है। एलएफ का कॉलम किसी काम का नहीं है, वो पहले यूज होता था, अभी किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम जितना भी अकाउंट्स बनाते हैं सब कंप्यूटराइज बनाते हैं, तो हमको पेज नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीधे टैली से जर्नल कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि सीधे उस अकाउंट पर क्लिक करेंगे नाम पर तो आपको वो लेजर खुल के सामने आ जाएगा, तो आपको पेज नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। मान लीजिए हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो 2018 का कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2018 लिख दूंगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन। मान लीजिए बिजनेस मैंने शुरू किया अप्रैल 1 को, बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस अगर शुरू करूंगा तो उस दिन मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, कैपिटल लगाऊंगा बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस में कैपिटल लगाऊंगा तो लिखा जाएगा, जो आपको ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा वो इस तरह से दिया जाएगा, नीलेश
started business with cash. $5 लाख। ठीक है, तो नीलेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। इसका हिंदी में अगर बात करें तो नीलेश ने 5 लाख रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया। अब व्यापार प्रारंभ किया तो एक व्यक्ति तो इसमें है नीलेश। अगर अकाउंट्स की बात करें, सबसे पहले तुमको यही देखना होता है कि हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें एक अकाउंट नीलेश प्रभावित हो रहा है, दूसरा कैश है। वैसे अगर सीधे लिखा होता नीलेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख तो भी इसका मतलब यही होता है कि कैश के साथ ही बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, हाँ अगर कुछ और लिख देता, जैसे फर्नीचर लिख देता, मशीन लिख देता, तो फिर मशीन लेते, फिर कैश को लेके नहीं चलते। तो यहाँ पे कैश दे दिया और नीलेश दे दिया। अब नीलेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नीलेश एक दिया हुआ है, ये है पर्सनल अकाउंट, और कैश ये है रियल अकाउंट। ये मैं आपको बनाना, आपको सिर्फ ये है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ये बनाना मत शुरू कर दीजिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो आपको शुरू में ये सब सोचना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप बनाना शुरू कर देंगे ना क्वेश्चन, तो आपको हैबिट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट है। आपको ये लिख के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू में लिख के कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले नीलेश दिया हुआ था, तो नीलेश पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। अब दोनों के फॉर्मूले, दोनों के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में जो दोनों के रूल्स हैं वो याद कीजिए। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अच्छा एक और बात है, नीलेश जो है यहाँ पे व्यवसाय का मालिक है। ठीक है, बिजनेस का मालिक है, तो नीलेश का नाम हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है जब नीलेश का नाम नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? तो बिजनेस में पैसा लगाया है तो नीलेश की जगह पे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, एक नेचुरल अकाउंट होता है, एक आर्टिफिशियल होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेचुरल में हम लोगों के नाम को लेते हैं, आर्टिफिशियल में हम संस्थाओं के नाम को लेते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जहां पर हम नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनकी जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। तो जब भी बिजनेस के मालिक का नाम आएगा तो उसके जगह पे 2 अकाउंट यूज कर सकते हैं आप, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल लगा रहा है इसीलिए हम कैपिटल का यूज करेंगे, नीलेश की जगह पे कैपिटल का यूज करेंगे। फॉर्मूला सब कुछ सेम लगेगा, बट सिर्फ लिखने जब जाएंगे तो नीलेश की जगह पे कैपिटल लिख देंगे, दैट्स इट। सब कुछ सोचेंगे करेंगे नीलेश को लेके, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो नीलेश की जगह पे कैपिटल लिख देंगे। तो यहाँ पे बात आई कि नीलेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो नीलेश पैसा दे रहा है या पैसा ले रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा आ रहा है, क्योंकि नीलेश ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, लेकिन नीलेश जो है वो देने वाला है, वो बिजनेस में पैसा दे रहा है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बिजनेस और मालिक दोनों को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, मालिक का नहीं। अगर मालिक के साथ भी कोई ट्रांजैक्शन होगा ना, तो हमको देखना है कि मालिक देने वाला है, पाने वाला है, बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो मालिक के साथ होने वाले ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, मालिक को अलग मान के चला जाता है। तो हम बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे नीलेश ने पैसा दिया है, तो बिजनेस में पैसा आया है, तो बिजनेस में पैसा आया तो बिजनेस पाने वाला है, तो ऑब्वियसली नीलेश देने वाला है। तो देने वाले को किधर दिखाते हैं? पाने वाले को डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। तो नीलेश को हम दिखाएंगे क्रेडिट में। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट जो है वो है कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया है, जो भी सामान आया है उसको डेबिट में, और जो सामान गया है उसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं। तो कैश आया है या गया है? कैश बिजनेस में आया है,
तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस के हिसाब से चलेंगे। तो ये आया है, तो ये कैश आया है, इसीलिए इसको डेबिट में दिखाएंगे, और ये देने वाला है नीलेश, इसीलिए इसको क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पे अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट टू नीलेश की जगह पे कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे, बिंग नीलेश started business with cash। ठीक है, तो ये इसका अमाउंट लिख देंगे कैश के सामने, दोनों में वैसे 5 लाख है, 5 लाख लिख देंगे, तो दोनों में मैंने 5 लाख लिख दिया। तो ये है आपकी पहली एंट्री। किस चीज के लिए? देखिए, आप अगर इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं किताबों में, कॉपी में अपने, तो ये लिख सकते हैं आप, तरीका आपको पता चल जाएगा। ट्रांजैक्शन लिख लीजिएगा, इंग्लिश में है नीलेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और हिंदी में हो जाएगा नीलेश ने 5 लाख के साथ व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, आप कैपिटल ऐसे लिख लीजिएगा कि नीलेश पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में देने वाला है इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे, रियल अकाउंट में आया है कैश इसलिए डेबिट में दिखाएंगे। तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो शुरू में आप क्वेश्चन के अगर इस तरह से करेंगे ना, तो 1 2 3 क्वेश्चन तक आप ऐसे करने की आपको जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरे ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो अब मान लीजिए अप्रैल 5 को परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। इसका हिंदी में अगर बात करें तो नकद माल खरीदा 10,000 का। ठीक है, गुड्स हम किसको कहते हैं, माल हम किसको कहते हैं? तो गुड्स का मतलब होता है बिजनेस में जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उस आइटम को हम गुड्स कहते हैं, माल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस चीज का बिजनेस है हमारा वो आइटम होगा, इसीलिए इसको हमने गुड्स लिखा है। ठीक है, अगर कोई दूसरा आइटम होता है तो फिर उसका नाम लिखा जाता है। ठीक, तो हमने माल खरीदा 10,000 का। अब इसमें आइटम देखें तो एक आइटम है गुड्स और दूसरा है कैश। वैसे गुड्स की जगह पे आप परचेज को भी लेके चल सकते हैं, परचेज को आप खर्चा मान के चल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन गुड्स लेके चलिए तो उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स जो है रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। तो एक आइटम गया है, एक आइटम आया है, क्योंकि रियल अकाउंट में यही फॉर्मूला लगता है, जो सामान आया उसको डेबिट में, जो सामान गया है वो क्रेडिट में। तो सामान हमने खरीदा है तो ऑब्वियसली गुड्स आएगा, और सामान खरीदा है नकद के बदले तो पैसा जाएगा। तो जो जाता है उसको क्रेडिट में दिखाते हैं और जो आता है उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो जिस तरह से आपने नीलेश की जगह पे कैपिटल दिखाया है, उसी तरह गुड्स की जगह पे यहां पे हम परचेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेज। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर रियल अकाउंट तो है तो हम गुड्स भी तो लिख सकते थे। यस, लिख सकते थे, लेकिन जब आप आगे अकाउंट्स बनाने पे आइएगा, जब इससे लेजर बनने की बात आती है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। माल बेचेंगे तो उसमें भी गुड्स ही लिखना पड़ेगा, माल खरीदेंगे तो उसमें भी गुड्स ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माल खरीदेंगे उसमें भी गुड्स आया और माल बेचा उसमें भी गुड्स ही गया, तो दोनों में रियल अकाउंट गुड्स ही आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी, आपको परचेज नहीं पता चल पाएगा कि कितने का आपने सामान खरीदा, कितने का माल बेचा। तो ये इसीलिए हम गुड्स की जगह पे परचेज और सेल लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी सामान खरीदेगा तो गुड्स की जगह पे परचेज, जब भी सामान बेचेगा तो गुड्स की जगह पे सेल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात कि सोचना हमको गुड्स को लेके ही है सब कुछ,
थिंकिंग जो है, हमारा जो एनालिसिस करेंगे हम क्वेश्चन के लाइन का, वो गुड्स को लेके ही करेंगे। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो गुड्स की जगह पे परचेज लिख देंगे बस। तो सोचना आपको गुड्स को लेके है। तो गुड्स रियल अकाउंट है, आया है तो डेबिट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको अप्रैल 5th लेके चलना है, ठीक है। अप्रैल 5th को गुड्स को डेबिट में लिखना है, गुड्स की जगह पे परचेज, क्योंकि जब भी खरीदेगा तो गुड्स की जगह पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। लिखने का जो तरीका होता है ये होता है कि जो डेबिट वाला आइटम है एकदम आप शुरू से स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा जगह छोड़ के क्रेडिट वाला स्टार्ट करेंगे। इससे एंट्री दिखने में अच्छा लगता है। वैसे तो करने को बुक्स में बहुत जगह दिया होता है, कैश भी यहीं से शुरू कर देगा और ये टू कैपिटल भी यहीं से शुरू कर देगा। बहुत जगह ये भी लिखा होता है कैश को डेबिट लिख दिया और नीचे वाला जो आइटम है उसको क्रेडिट लिख दिया। यहाँ पे मैंने डेबिट लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा, टू लगा दिया, इसका मतलब है कि क्रेडिट है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। और पीछे से चला रहा है तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि इसको डेबिट लिख दिया, इसको कैपिटल अकाउंट को लिख के क्रेडिट लिख दिया, ऐसा भी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये तरीका लेके चल रहे हैं, वो बेहतर है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अमाउंट है 10,000, तो डेबिट के सामने डेबिट में, ये जो डेबिट वाला होगा इसमें डेबिट में और क्रेडिट वाला होगा उसके सामने क्रेडिट, ठीक है। ऐसे करके आप लिखेंगे। अब इसके बाद थर्ड आइटम ले लेते हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार माल खरीदा। नकद तो हमने कर लिया, अब उधार खरीदा। तो ये अप्रैल 8 को ले लेता हूं मैं। उधार माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। इसमें भी गुड्स आएगा हमारा, एक अकाउंट तो गुड्स है, लेकिन दूसरा आइटम क्या होगा, इसका अमाउंट ले लेते हैं 20,000। दूसरा आइटम क्या होगा, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आपको किसी बेचने वाले का नाम दिया रहेगा जिससे आपने सामान खरीदा है, ठीक है। क्योंकि जनरली जब भी हम उधार खरीदते हैं किसी से तो उसका नाम जरूर रखते हैं अपने पास रिकॉर्ड में, ठीक है। तो बेचने वाला भी अगर उधार बेचेगा तो आपका नाम रखेगा और खरीदने वाला भी अगर उधार खरीदेगा तो आपका जो बेचने वाला है उसका नाम याद रखेगा। तो इसीलिए जनरली इस तरह के लाइन में आपको नाम दिया रहेगा, लेकिन अगर नाम नहीं दिया रहेगा तो आप उस नाम के जगह पे क्रेडिटर्स वर्ड यूज कीजिएगा, ठीक है। तो जनरली आपको ये दिया रहेगा। अगर आप नहीं दिया हुआ नाम तो आप इम्प्लाइड मान लीजिए कि नाम दिया हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्रेडिटर्स लेके चलेंगे, क्योंकि नाम तो आपको पता नहीं है तो आप क्रेडिटर्स लेके चलेंगे। तो अब गुड्स एक हो गया, दूसरा आपको पता नहीं चल रहा है तो वो उसका नाम होगा, यानी कि क्रेडिटर्स बोलते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो राम से हमने खरीदा तो राम दूसरा हो गया, ठीक ना। अगर राम नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको बोला कि क्रेडिटर्स यूज करेंगे। तो राम, गुड्स रियल अकाउंट है और राम पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए रियल अकाउंट में तो यही वाला सेम लगेगा कि गुड्स आया है, जब भी हम सामान खरीदेंगे तो गुड्स आएगा ही, आया है इसलिए गुड्स तो डेबिट में जाएगा। राम पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में हम ये देखते हैं कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो राम क्या है, पाने वाला है देने वाला है। हमने सामान खरीदा तो राम ने माल बेचा तो राम देने वाला है, तो इसको क्रेडिट में दिखाएंगे। गुड्स की जगह पे फिर से हम परचेज लिख देंगे टू। अब यहां पे नाम जब आता है ना तो नाम में आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं।
जैसे मैंने परचेज अकाउंट लिखा, कैश अकाउंट लिखा, कैपिटल अकाउंट लिखा, तो अगर नाम दिया रहता है तो राम सीधे लिख के छोड़ देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। या अगर आपको अकाउंट लगाने की इच्छा है तो यहाँ पे एक एस लगाएंगे आप और फिर अकाउंट लिखेंगे, ऐसे कर सकते हैं। या तो अकाउंट लगाइए ही नहीं, टू राम लिख के छोड़ दीजिए, या फिर आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको अमाउंट हम ले लेते हैं 20,000, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा एंट्री, सेल का ले लेते हैं। अप्रैल 10 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, 30,000 का माल नकद बेचा, या सीधा माल नकद बेचा 30,000, ठीक है। अब माल नकद बेचा तो गुड्स आएगा या जाएगा? ऑब्वियसली माल बेचा है तो सामान जाएगा, और कैश के बदले बेचा है तो कैश आएगा। जब भी आप माल बेचते हैं तो पैसा आएगा और सामान जाएगा। तो यहां पे गुड्स रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट, इसमें से एक आएगा और एक जाएगा, तो गुड्स गया और कैश आया। गया तो क्रेडिट में और आया तो डेबिट में। और कैश को तो डेबिट में लिखना है हमको, यहाँ पे नरेशन छूट गया था, नरेशन आपको सब पोर्शन में लिखना है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, अप्रैल 10 को कैश को हमको डेबिट में दिखाना है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब गुड्स है, मैंने आपको बताया गुड्स हम कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, गुड्स नहीं दिखाना है हमको कहीं भी। तो गुड्स की जगह पे जब खरीदा था तो परचेज लिखा, अब बेचा है तो सेल लिख देंगे गुड्स की जगह पे, तो गुड्स की जगह पे सेल लिख देंगे। तो यहां पे टू सेल्स अकाउंट, बिन sold goods for cash 30,000 तो 30,000, 30,000, ठीक है। इसको हम टोटल कर लेंगे, जब पेज खत्म होगा आपका तो उसको हम टोटल कर लेते हैं। दोनों साइड का टोटल जनरली बराबर ही आता है, बराबर ही आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000, ठीक है, 5,60,000। तो इस तरह से जर्नल एंट्री बनाते हैं, इसको हम टोटल लिखते हैं। अब जैसे बहुत बार क्या होगा कि जब आप जर्नल एंट्री बना रहे होंगे तो एक पेज नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 पेज पूरे हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में जो आखिरी टोटल होता है उसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं, ठीक है। और ये टोटल को जनरली हम अगले पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको इतना ही बताया है, अगले वीडियो में बाकी जो बचे हुए जर्नल एंट्री है वो सब बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के वीडियो जो अपलोड होंगे उसके अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।